हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार वर्मा आपके अपने इस एनलाइट एकेडमी के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें चुना। जिस तरह की हमने अपनी पहली वीडियो में यूजीसी नेट के फुल सिलेबस का हमने पोस्टमार्टम किया था और ये जाना था कि किस तरह से पूरे सिलेबस को हमें कवर करना है। और क्योंकि जिस तरह से आप सोच भी चुके होंगे कि हमें यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, तो आपको पता ही होगा कि यूजीसी नेट की जो एग्जाम है उसके होने की जो संभावना है वो जून के लास्ट वीक में है। तो सीधी सी बात है, अगर जून के लास्ट वीक में है तो कुल मिला के हमारे पास जो समय बचा है तो वो है 3 महीने का। जैसे कि मोहतरमा है यहाँ पर सुंदर सी, वो कह रही है कि अरे यार जून में पेपर है और 3 महीनों में नेट कैसे निकलेगा। तो उसके लिए बेहतर रणनीति क्या होगी? तो बेहतर रणनीति होगी वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से हम इसको सिलेबस को कवर करें और कितना पढ़ें और कम से कम पढ़ के हम किस तरह से 3 महीने में आराम से नेट निकाल सकते हैं हंसते हंसते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके हर लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि हम अच्छे से हमारे सिलेबस को कैसे कवर करें और किस तरह से 3 महीने के अंदर हमारा नेट आराम से निकल जाएगा। देखिए, सिलेबस को हम किस तरह से कवर करेंगे उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक एग्जाम को तैयार करने के लिए और उसके क्वेश्चन हम बेहतर तरीके से याद कर सकें और बेहतर तरीके से हमें फैक्ट्स याद रहें, उसके लिए हमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पहली बात तो मैं आपको बी फ्रैंकली कह देता हूं कि नेट अगर आपको क्लियर करना है तो केवल और केवल पेपर 2 पढ़ के आपका यूजीसी नेट जो हो गया या फिर जेआरएफ है आप नहीं निकाल सकते। कोई अगर ऐसा बोलता है कि सिर्फ एक पेपर पढ़ लो और उसके बाद में आप जेआरएफ निकाल लोगे या फिर नेट निकाल लोगे, फालतू की हवाई बातें, हम इसमें नहीं जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर कितने हैं, 2 पेपर होते हैं, एक पेपर 1 होता है और पेपर 2 हो गया। अब जो पेपर 1 हो गया इसके अंदर पेपर 1 जो हो गया इसके अंदर वो जो होता है वो पूरे के पूरे वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या होता है, कॉमन होता है। और जिस तरह कि आपको पता है इसका जो सिलेबस है वो भी इकबाल सर जो है आपसे डिस्कस कर चुके हैं, वो भी हम समय के साथ में आपके साथ वीडियो इसके शेयर करते रहेंगे और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल कंसेप्चुलाइज करके हम चीजों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। और पेपर 2 की बात करें तो वो है हिंदी लिटरेचर का। वो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग होते हैं और क्योंकि हमारा जो चैनल है वो हिंदी लिटरेचर को डेडिकेटेड है तो इसके लिए हम हिंदी लिटरेचर इससे यहां से तैयार करेंगे। सीधी सी बात, अगर पेपर 1 आप ढंग से तैयार करते हो, पेपर 1 अगर आप ढंग से तैयार करते हो तो पेपर 1 जो आपका है उसमें आप कम से कम ये टारगेट लेके चलो, ये लक्ष्य लेके चलो कि कम से कम 50 जो क्वेश्चन है उस 50 क्वेश्चन में से ना करते हुए भी आप 30 के आसपास तो क्वेश्चन करेक्ट करके आओ। अरे 30 क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, जैसे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। पेपर 1 जो है वो आराम से हैंडल होने वाली चीज है। अगर आपको बहुत ही नॉर्मल मैथ भी आता है और रीजनिंग माइंडसेट आपका थोड़ा सा भी है तो 30 क्वेश्चन बहुत आराम से टैकल हो जाते हैं। और वो कैसे हो जाते हैं वो आपको बताता हूं। जैसे कि आप देखो 50 क्वेश्चन आते हैं, उस 50 क्वेश्चन में से 10 जो क्वेश्चन होते हैं वो तो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर। एक तो कॉम्प्रिहेंशन आता है इसके अंदर और 5 क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंशन के 10 क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। वो आपको गलत नहीं करके आने, किसी भी हालत के अंदर, किसी भी हालत में गलत नहीं करने। बाकी कुछ टॉपिक्स होते हैं इसके अंदर, वो आपके साथ इकबाल से डिस्कस करेंगे कि यहां से हम किस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं और आराम से कौन कौन से टॉपिक करके 30 के आसपास क्वेश्चन हम ठीक कर सकते हैं। फिर बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 के अंदर मैं आपको 3 महीने में ये बिल्कुल गारंटी नहीं दूंगा कि 3 महीने में मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि सारा का सारा सिलेबस कवर करवा दूंगा। साफ झूठी बातें, ऐसा होता नहीं है क्योंकि आपको भी पता है सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर ढंग से करने जाएंगे तो 3 छोड़ो, उसके लिए साल भी कम लगता है। हम स्ट्रेटेजिकली चलेंगे कि कौन कौन सी यूनिट को ढंग से हम कवर करें जिससे हमारा आराम से जो है इतना सिलेबस हो जाए कि उसके अंदर हम नेट आराम से निकाल सके और थोड़ा सा एफर्ट अगर ज्यादा लगाया जाए तो जेआरएफ भी हमारे हाथ में होगा। फिर अब बात करते हैं अब कैसे कैसे कौन कौन सी यूनिट करनी है। अच्छा, ये ध्यान रखना कि मुझे आपसे सिर्फ एक चीज चाहिए होगी इसमें
जो मैं आपको पढ़ाऊं, जो हम पढ़ाई करेंगे, उस पढ़ाई जो पढ़ाया गया है वो चीज है, वो आप हमेशा रिवाइज करते रहेंगे। रिवीजन बिल्कुल चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मोटा मोटा जो खेल है वो सारा फैक्ट्स का खेल है। फैक्ट्स अगर आपको ढंग से रटे हैं, देखो रटना थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में आ जाता है, सुनने में थोड़ा सा नेगेटिव साउंड होता है कि क्या यार रट्टू पोपट हो गए, लेकिन देखो भाई हार्श रियलिटी है, ये कटु सत्य है। क्या करें कि आपको रटना तो पड़ेगा, बिना रटे फैक्ट्स को आप नहीं निकाल पाओगे, ये साफ साफ बात है। शुगर कोटिंग नहीं करूंगा, मीठी मीठी बातें नहीं करूंगा, जो सत्य है जो यथार्थ है वही आपके सामने रखूंगा। फैक्ट्स रटने हैं और कुछ नहीं। अच्छा फैक्ट्स रटे कैसे भाई? सिंपल, कुछ नहीं, सुबह सुबह भाई अगर आप निशाचर प्रकृति के नहीं हो और सुबह सुबह उठना चाहते हो, जैसे जिस तरह की मैं खुद निशाचर प्रकृति का नहीं हूं, तो सुबह सुबह उठो और 2 घंटे आप जो है अपने आराम से निकालो, जिसके अंदर आप 2 घंटे जो आप पढ़ चुके हो कल, वो चीजों को अच्छे से रिवाइज करो और उसको अच्छे से मेमोराइज करो, और फिर उसके बाद में बैठो आप अपनी नई थियोरी पढ़ने, नई क्लास लगाने, और अच्छे से उसको फिर से कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। जब क्लास चल रही होती है तो उसको कंसेप्ट को समझो। मैं फिर बोलूंगा, आप बोलोगे साहित्य में कौन सा कंसेप्ट होता है? होता है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको टकरेंगे और वैसे होंगे कि मतलब आप सोचोगे ये तो कभी पढ़ा ही नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे उन क्वेश्चंस के अंदर, तो वो क्वेश्चन आप आराम से निकाल के ले जाओगे। लगभग 100 में से अगर मैं कहूं तो 80% चांस है कि आप वो क्वेश्चन निकाल ले जाओगे, अगर कंसेप्ट आपको ढंग से बिल्ड करना आ गया तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपने ढंग से मेरे साथ कुछ यूनिट्स की, तो मैं लगभग तो गारंटी लेता हूं कि 70 से 90 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपकी रेंज में होंगे। आप बोले 70 से 90, इतना कैसे भाई बीच में? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि भाई आजकल जिस तरह से एंटी जिस मूड में चल रहा है और जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो भाई भगवान ही मालिक है हम सबका। क्योंकि भाई कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे, अच्छा 10 से 15 क्वेश्चन जो मैंने आपको इसलिए नहीं बोले हैं क्योंकि आपकी रेंज में इसलिए नहीं होंगे, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं एंटी कभी कभी कि भाई फला कहानी में फला कैरेक्टर ने जो जूती पहनी थी तो नहर के किनारे चलते चलते उसकी जूती से आवाज कैसी आ रही थी। और ऑप्शन पता क्या होते हैं? ऑप्शन होता है चू चू, चे चे, पू पू, पै पै। दे दो आंसर अब इसका, कैसे दोगे? अब चू चू चे चे पू पू पै पै तो आप नहीं पढ़ोगे, आप सोचोगे ये क्वेश्चन थोड़ी कोई पूछेगा, पर अब पूछता है। अब सोचो, अब कोशिका घटवार एक कहानी है, उसके अंदर से एक क्वेश्चन क्या बनाया गया है कि पार्ट चल रहे थे, उन पार्टों में से आवाज कैसी आ रही थी बताओ। अब आप पढ़ते हुए सोच सकते हो कि ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब बनाने में कोई इंसान आमादा हो जाए तो सीधी सी बात है भाई, कोई ये क्लेम कर दे कि 100 के 100 क्वेश्चन मैं जो पढ़ाऊंगा उसमें से आ जाएंगे, तो फिर तो हवाई बातें हैं। तो हवाई बातें हम नहीं करेंगे, तो बिना ज्यादा लंबा खींचे सीधा करते हैं। हम सबसे पहले जो आएंगे, सबसे प्यारी जो यूनिट है हमारी कहानी की, जो यूनिट है इकाई 7, हम सबसे पहले ये करेंगे। अब आप बोलोगे इकाई 7 है तो कैसे? अब देखो, अब इसमें पूरा जो है 2012 से लेके 2025 जनवरी 2025 तक जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर बने हैं कहानियों से, वो सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए हैं। अब अगर आप देखोगे तो जो पैटर्न चेंज हुआ है, अब ये देखो 2012, 13, 14, 15, 16, 17 इसमें, और 18 भी इसमें इंक्लूड है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर शुरुआत के जो कम से कम 7 साल है, उस 7 सालों के अंदर टेक्स्ट के अंदर से जो क्वेश्चन आना बहुत ही कम होता था। ये देखिए आप, ना के बराबर है, बिल्कुल 0 है। 2019 के बाद में जो पैटर्न चेंज हुआ है आप देखो, और उसके बाद में टेक्स्ट जो है उसको हम तरजीह देने लगे हैं, उसको हम वरीयता देने लगे हैं, एंटी वरीयता देने लगी है। और इसमें ये देखो किस तरह से टेक्स्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 2 3 4, यहां से ये देखो। और 2024-25 में तो क्वेश्चन और भी अच्छे आ रहे हैं, देखो 1 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन आए हैं। 25 के अंदर भी अच्छा, 25 के अंदर जो ये है 1 2 3, अच्छा ये मुझे लग रहा है थोड़ा सा एनालिसिस में इनसे थोड़ी सी गलती हुई, जहां से मैंने फोटो उतारा है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे यहां से। अच्छा, क्योंकि यूनिट 2 भी इसके अंदर शामिल होती है, यूनिट 2 के अंदर जो क्वेश्चन चले जाते हैं वो भी कुछ यहां से अगर हम ढंग से पढ़ लेते हैं यूनिट 7 को, तो यूनिट 2 के भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाते हैं। यूनिट 2 की बात कर रहा हूं,
हिंदी साहित्य का इतिहास और अन्य जो गद्य विधाएं हैं वो जो है अगर हम यूनिट 7 को ढंग से पढ़ लेते हैं तो यूनिट 2 के अंदर आने वाला जो सेक्शन है जहां पे लिखा होता है हिंदी कहानी का इतिहास, हिंदी कहानी का जो इतिहास होता है, तो यूनिट 7 को अगर हम ढंग से कंसेप्चुलाइज करके ढंग से पढ़ते हैं, कंसेप्ट को ढंग से बिल्ड करके पढ़ेंगे तो वहां से भी आने वाले कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन में से आप कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आराम से निकाल के ले जाओगे। तो अगर उसको भी ऐड कर लिया जाए तो यहां से 3 से 4 क्वेश्चन ये और 5 क्वेश्चन ये, लगभग आप मान के चलो कहानी सेक्शन में से आराम से आपके 9 से 10 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं। 2025 का जो इस बार इसके अंदर एनालिसिस नहीं दिया हुआ, जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था, उसमें से कहानी के जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आए थे। जितना मैं अंदाजा लगा सकूं तो लगभग 10 से 11 क्वेश्चन कहानी सेक्शन के आराम से थे। कुछ अगर देखा जाए तो वो कहानी जो सेक्शन है उसमें यूनिट 2 जो है वहां से भी कुछ क्वेश्चन, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने प्रेमचंद के बारे में क्या कहा है, और कुछ जो क्वेश्चन थे जैसे ईदगाह से क्वेश्चन आया था, और कोसी गढ़वार से नहीं था, ये था चंद्रदेव से मेरी बातें हैं उससे क्वेश्चन आया था, दुलाई वाली से क्वेश्चन आया था, एक डोगरी पर मिट्टी है उससे क्वेश्चन आया था। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट 7 को कंप्लीट करेंगे, और यूनिट 7 से भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो कहानियां उठाएंगे जो थोड़ी छोटी कहानियां हैं, ताकि अगर शुरुआत आप कर रहे हो तो थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बने, और धीरे धीरे करते करते फिर बड़ी कहानी पे जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे कहानी बड़ी होती जाती है और अगर हमें ढंग से उसको पढ़ना नहीं आता है कि कहां से क्वेश्चन हमें निकालना है और क्वेश्चन कहां से एनटीए जो है वो बना के और फिर हमारे सामने जो वो रख देती है, वो अगर हमें तरकीब नहीं आएगी, वो अगर हमारे अंदर वो क्या कहेंगे टैलेंट नहीं होगा, तो फिर एक किस्म से वो हमें जो टेक्स्ट है वो पूरा का पूरा जो 30-30 पेज हमें पढ़ने होते हैं वो उबाऊ सा लगने लगता है। तो वो भी मैं आपको अच्छे से वो उसकी कला सिखाऊंगा, किस तरह से टेक्स्ट पढ़ना है और किस तरह से उसके अंदर से क्वेश्चन धीरे धीरे निकालना सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छा कहानी कैसे कैसे होगी वो मैं अपने हिसाब से पूरा का पूरा उसका क्रम आपके लिए सजा के रखूंगा, और कोशिश यही रहेगी कि कल एक वीडियो और आ जाए जिसमें हम सबसे पहले कहानी उसको पढ़ना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें कहानी करेंगे, और कहानियां बहुत ही शानदार है इसके अंदर जितनी भी हैं, जैसे सबसे बढ़िया जैसे ईदगाह कहानी बहुत बढ़िया है, कानों में कंगना थोड़ी सी अलंकारिक भाषा है लेकिन अच्छी है, उसने कहा था कहानी बहुत अच्छी है। अच्छा, एक अपना अपना भाग्य बहुत सुंदर कहानी है, तीसरी कसम और लाल पान की बेगम दोनों बहुत अच्छी कहानी है, कोसी का गठवार भी अच्छी कहानी है। इसमें अगर देखा जाए चीफ की दावत तो बहुत ही प्रिय कहानी है मेरी, मतलब सारी अच्छी अच्छी कहानी अगर देखा जाए तो परिंदे बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे। सबसे पहले 7वीं यूनिट करेंगे, 7वीं के बाद अगर हम देखें तो फिर आ जाता है 8वीं यूनिट हम करेंगे, कौन सा, नाटक। अच्छा, आप सोचो कि हमने उपन्यास क्यों छोड़ दिया, वो उपन्यास आगे के लिए मैंने क्यों छोड़े मैं आपको बताऊंगा। इसमें जैसे अब जो 8वीं यूनिट है, जो टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है, जो पार्ट है, जो हम खुद से पढ़ने वाले हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं, चाहे कहानी हो चाहे नाटक हो, मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाऊंगा पूरा। रहा कहानी, नाटक, निबंध और अन्य गद्य विधाएं जितनी भी हैं वो सारी मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, अब जैसे इसमें देख लीजिए आप ध्यान से, फिर से अब इसमें देखिए 2019 के बाद में जो पैटर्न चेंज हुआ है वो देखिए आप। इसमें देखिए अगर 2023 है, 24 है, 25, इसमें देखिए कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन ये हो गए, और इसमें अगर देखा जाए तो 5 और 2 7 और 2 8 क्वेश्चन ये हो गए, 5 यहां से हो गए, सॉरी 4 यहां से 2025 में हो गए। मैं फिर से कहूंगा इसके अंदर जो यूनिट 2 के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं किए, लेकिन मेरा मानना यह है कि यूनिट 2 को और यूनिट 6, 7, 8, 9 और 10 ये पांचों यूनिट और यूनिट 2 को कंबाइन करके पढ़ना चाहिए, तभी उसमें हमें मजा आता है। कहानी में भी हम ऐसा ही करेंगे। कहानी के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूनिट 7 जो हो गई, यूनिट 7 को हम ढंग से पढ़ेंगे। यूनिट 7 को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन इसके अंदर से बने हैं, जितने भी इसके अंदर पीवाईक्यू है वो पीवाईक्यू ढंग से देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यूनिट 2 के अंदर जाएंगे और इसमें जो हिंदी कहानी का इतिहास है उस हिंदी कहानी के इतिहास को पूरा देखेंगे। अच्छा, उसमें से क्या है, पूरा नहीं पढ़ना है, कौन से राइटर बहुत ज्यादा जरूरी हैं,
कौन सी कहानियां बहुत ज्यादा जरूरी हैं, उस पर हम फोकस करेंगे, वो भी पीवाईक्यू के बेस पे करेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू हमारा प्रकाश स्तंभ होता है जो हमारा अच्छे से मार्गदर्शन करने वाले हैं। गॉट इट। ठीक यही हम नाटक के साथ करने वाले हैं, और ठीक यही हम फिर उसके बाद उपन्यास, और उपन्यास के बाद में फिर जो निबंध, और निबंध के बाद में फिर हम करेंगे अन्य गद्य विधाओं के साथ में। ठीक है। नाटक की अगर बात करें तो नाटक के अंदर जो हो गया, इसमें जो जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो नाटक की बात करें तो जैसे क्वेश्चन अगर देखें तो पता लग जाता है। ये देखिए 1 2, ये जो है भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, मतलब भारतेंदु जो एज ए नाटककार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके नाटक तो आपको छोड़ने ही नहीं है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और रहा जयशंकर प्रसाद, अब देखो अगर किसी के नाम पे आप सोचो पूरा का पूरा युग डिवाइड होता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद पूर्व और प्रसादोत्तर अगर हम युग करते हैं तो सोचो वो इंसान जिसके ऊपर नाटक का पूरा युग डिसाइड किया जाता है, तो वो मोस्ट मतलब 5 स्टार से भी ऊपर अगर कुछ देना चाहो तो वो दे सकते हो। इनके तीनों नाटक तो आपको घोल के पी जाने, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप ये देख सकते हो, देखो 3 2 क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे यार ऐसा क्या है, अरे भाई एक एक 2 क्वेश्चन भी बहुत जरूरी होते हैं। धर्मवीर भारती का अंधा युग, यहां से भी हर बार क्वेश्चन बनता है। इस बार सिंदूर की होली से भी क्वेश्चन बना था 2025 के दिसंबर वाले में। अच्छा इसमें जनवरी में नहीं बना, लेकिन सिंदूर की होली से क्वेश्चन बना था 2025 दिसंबर वाले में। आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन ज्यादा जरूरी है, आधे अधूरे से भी इस बार क्वेश्चन बना था। ठीक है। हबीब तनवीर का जो है आगरा बाजार हो गया, इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती है। इसमें से लगभग गजल जो इसकी है वो ज्यादा पूछी जाती हैं, बाकी इसका टेक्स्ट तो बहुत कम पूछा जाता है। हाँ, बकरी से जो इसके डायलॉग्स हैं, जो इसके आपस में जो कैरेक्टर्स वार्तालाप करते हैं, वो इसके पूछे जाते हैं। ठीक है। एक और द्रोणाचार्य है, इसमें से भी क्वेश्चन इस बार आया था। उपेंद्र नाथ अश्क का अंजो दीदी है, इसमें से भी क्वेश्चन आया था। तो ये भी हम इस तरह से करेंगे, और फिर उसके बाद में नाटक का पूरा कंप्लीट होने के बाद में हम यूनिट 2 में जाएंगे, और उसके बाद में नाटक का जो इतिहास है वो कंप्लीट करेंगे, और कौन कौन से नाटककार है वो ज्यादा जरूरी है, नाटकों के प्रकार क्या है, और एकांकी नाटक क्या होते हैं, वगैरह वगैरह जितने भी हैं वो सब हम समय के साथ करते जाएंगे। और इस तरह से हमारा सिलेबस भी लगभग कवर होता जाएगा। और मैं इसलिए आपसे ये कह रहा हूं क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स यहां से कंप्लीट होती जाएंगी, टेक्स्ट का जो पोर्शन पूरा कंप्लीट होता जाएगा। अच्छा, अब यहां से आप एनालिसिस कर सकते हो, यहां से आप एनालिसिस कर सकते हो कि ये देखिए ये एरो कहां भाग जाता है इतनी देर में एकदम से। ठीक है। यहां से आप एनालिसिस कर सकते हो पंडित गोविंद की जो देवरानी जेठानी कहानी हो गई। अच्छा, इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावनाएं इतनी होती नहीं है। देखो इसमें वैसे अगर हम करेंगे तो जैसे परीक्षा गुरु हो गया, गोदान जो हो गया प्रेमचंद का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। येन केन प्रकार एनटीए यहां से क्वेश्चन डालती ही डालती है। जब परीक्षा गुरु से भी जो है वो बनने की संभावनाएं होती है, गोदान से बनने की संभावना होती है। अज्ञे एक शेखर एक जीवनी, यहां से क्वेश्चन इस बार बना था। अच्छा, बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, यहां से ठीक है, इसको आप करो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी चल जाता है कभी कभी। ठीक है। मैला आंचल, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। झूठा सच्चे से भी क्वेश्चन बनता है इस बार, जैसे कि राग दरबारी का क्वेश्चन इस बार बना था दिसंबर वाले में। अच्छा, इसमें देखा जाए जनवरी में जो हुआ 2025 में नहीं बना, लेकिन नहीं सॉरी बना दूसरा कोई देख रहा हूं मैं ऑप्शन। अच्छा ठीक है, हाँ ये बना है क्वेश्चन। और दिसंबर जो 2025 में उसमें भी क्वेश्चन बना था, भूमिका से क्वेश्चन बना था। अच्छा, इसमें आपको बता दूं, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इसका टेक्स्ट जो मैं आप पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, जो दृष्टि की जो बुक है। अच्छा हाँ, ये मैं आपको बता दूं, दृष्टि आईएएस की जो बुक है, जो यूजीसी नेट के लिए जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो आप खरीद के रख लेना। हाँ, इसमें एक मुझे ड्रॉबैक लगता है कि इसके अंदर जो पीवाईक्यू है उसके आंसर तो दे रखे हैं, पर इसकी व्याख्या नहीं है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अखरती है। उसके लिए मैं एक बुक का जो है वो लिंक डाल दूंगा, जो पर्सनली मैं भी यूज करता हूं, मुझे ज्यादा अच्छी लगती है। उसके अंदर जो है वो आपको सेक्शन वाइज क्या कर रखा है, उसके अंदर क्वेश्चन बांट रखे हैं। मतलब जैसे एक नाटक में से कितने क्वेश्चन आज तक आ चुके हैं,
फिर उसके बाद में अगर देखा जाए जैसे कहानी है, उस कहानी में से कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, पूरे सेक्शन में से कितने क्वेश्चन, ये उसी बुक का ही मैंने ये आपको एनालिसिस है उसमें डाला हुआ, ये देख लो, ये उसी बुक की फोटो है जो मैं आपको उसके अंदर लिंक डाल दूंगा, या फिर हम अभी एक नया टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, उससे आप जुड़ जाइएगा, उसके अंदर मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो खरीद लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा महंगी नहीं है, कुछ 450-500 रुपए की है, अच्छी बुक है, वर्थ इट है, उसमें व्याख्या दी हुई है, बहुत अच्छे से दी हुई है, ठीक है। अब अच्छा, इसमें मैं बता दूं कि इसमें हम इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे टेक्स्ट, इसका हम नहीं पढ़ने वाले, बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले। क्यों नहीं पढ़ने वाले? क्योंकि अगर टेक्स्ट पढ़ने बैठे तो भाई, अगर देखिए जैसा गोदान उपन्यास है, झूठा सच उपन्यास है, राग दरबारी है, जिनमें से मैंने खुद ने पढ़े हुए हैं, ये इतने बड़े हैं कि माथा ठनक जाएगा आपका। और 3 महीने में जो नेट क्लियर करने का, जेआरएफ लेने के जो सपने देख रहे हो, 3 महीने में तो ये उपन्यास वाली आपकी कम से कम कंप्लीट नहीं होगी, इसमें समय लग जाने वाला पूरा। तो इसमें हम क्या करेंगे, टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, दृष्टि आईएएस की जो बुक मैंने आपको बोली है, इसमें जो हम इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट जो कथन है वहीं से करेंगे, और इसके अंदर जो पात्र हैं हमारे, उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद में इसकी जो भूमिका है, वहां से क्या क्या क्वेश्चन बनने की संभावना है, संवेदना क्या है इस क्वेश्चन, इस पूरे उपन्यास की, वो, और इस उपन्यास के बारे में जो है वो समालोचक जो है या फिर जो समीक्षक है, जितने भी, उन समीक्षकों ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में हम इतना पढ़ लेंगे। इतने में से ही लगभग, ज्यादा तो नहीं, 70 से 80% जो क्वेश्चन है आपके आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि एनटीए जो है मेरे हिसाब से ऐसा है कि यार वो इतने मूर्ख तो नहीं होंगे कि यार, देखो एनटीए जो है मेरे हिसाब से आपको एग्जाम क्लियर करवाना चाहती है, वो सिर्फ इस तरह से करती है कि वो कंपटीशन बढ़ाने के लिए जो ऑप्शन है वो थोड़े से ट्रिकी बना देती है आजकल, और कुछ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि अगर, क्योंकि अगर एनटीए इस मूड में आ जाए ना कि भाई अगर मैं चाहूं तो ले, तू अब दे के बता जवाब, तो आप एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगे। क्वेश्चन मैं बनाता हूं, क्वेश्चन तो आपको आपके सामने होगा क्वेश्चन, लेकिन आप आंसर नहीं दे पाओगे, गारंटी देता हूं मैं। तो इस तरह से तो बिल्कुल मत सोचना कि एनटीए आपको सिलेक्ट नहीं करना चाहती है। तो इसलिए उसको भी पता है कि भाई इतने सारे उपन्यास एक साथ पढ़ना, फिर उन उपन्यास का जो है कभी कभी सारे के सारे याद करना, कौन सा कथन किसके बाद आया था, उनको भी इतना कॉमन सेंस तो होगा। पर कभी कभी अगर देखा जाए तो उनको क्वेश्चन देख के लगता है कि वो कॉमन सेंस भी भूल जाते हैं, पर फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते, हम ये भी सोच सकते हैं कि वो भी इतने समझदार हैं। तो इनके पैटर्न को अगर ढंग से आप पकड़ोगे तो आपको समझ आएगा कि पूरे उपन्यास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें से सिर्फ एक उपन्यास जो है गोदान और झूठा सच, अगर आप पढ़ लो तो ज्यादा अच्छा है। बाकी मैला आंचल है, उसका भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, जितना भी है इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है, तो वो मैं खुद बता दूंगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लिंक दे दूंगा कोई ना कोई यूट्यूब का, जिसमें से आप पूरी स्टोरी देख सकते हो, और इसमें आपको जीस्ट समझ आ जाएगा पूरा का पूरा कि उपन्यास का जीस्ट क्या है, उसकी मुख्य संवेदना क्या है, जो उपन्यासकार है वो कहना क्या चाहता है। तो इतना कर लोगे, और उसके बाद में जो हम करने वाले हैं, पात्र, भूमिका, संवेदना और समीक्षकों ने क्या कहा है, इतना अगर याद कर लोगे तो इसमें से जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें से 70 से 80% आप आराम से निकाल ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। फिर उसके बाद हम करने वाले हैं यूनिट 9, और जिस तरह से आप देख सकते हो कि यूनिट 9 में जो नंबर हैं वो कहीं कहीं कम दिखते हैं और कहीं कहीं ज्यादा दिखते हैं। तो ये जो एनालिसिस है बहुत जरूरी होता है, ऐसे नहीं है कि गधा मजदूरी की जैसी है कि हाँ हाँ निकालना है, कोई वीडियो देखा किसी टॉपर का जेआरएफ निकाले वाले का, बस अब तो मैं पढ़ के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और पता लगे बस पढ़ने बैठ गए और फिर 3 महीने खत्म हुए, बोले अरे यार अभी तो 2 यूनिट कंप्लीट हुई है। ऐसे नहीं होता। जैसे अगर आप इसको देखोगे तो इसमें लगातार पिछले 3 साल 4 साल से 3 साल लगातार क्वेश्चन आए हैं, तो इससे आपका क्या समझते हो कि यहां से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जैसे अगर आप ये देखते हो विवेक की राय उठ जाग मुसाफिर वाला क्वेश्चन है, अब इसमें आप देखो तो पिछले इतने सालों में एक क्वेश्चन बना है। तो अगर आप चाहो तो, अब जैसे ये कुबेरनाथ राय का, वैसे हालांकि ये बहुत अच्छा इसके अंदर ये देखा जाए तो निबंध है, पर फिर भी इतने सालों में एक ही क्वेश्चन बना है, इसमें भी एक क्वेश्चन बना है, तो आप इसको चाहो तो कभी कभी छोड़ भी सकते हो। शिव शंभू की चिट्ठी है, वैसे भी इतना बहुत बड़ा ये निबंध है, तो चाहो तो छोड़ सकते हो। लेकिन फिर भी मैं ये कोशिश करूंगा
कि संभवतः कि जितने भी हैं सारे के सारे हम अच्छे से करेंगे, जो ज्यादा जरूरी है उसको ज्यादा डिटेल में करेंगे, जो कम जरूरी है उसको हम एकदम से सरसरी निगाह से देख लेंगे, ताकि अगर बाई चांस भी क्वेश्चन बन जाए तो वो हम आराम से टैकल कर सकें। अब जैसे देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी वैसे भी बहुत अच्छे निबंधकार हैं, अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसलिए नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखो 3 क्वेश्चन बने हुए लगातार। या फिर अगर देखो मजदूरी और प्रेम है, ये कितना ज्यादा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये देखो 1 1 3 25 में बना नहीं, इस बार 2025 में 2 क्वेश्चन बने इसमें से, दिसंबर वाले में से, ये मैं आपको बता दूं। या फिर रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या ये जो निबंध, उपन्यास क्यों निकल रहा है मुंह से, निबंध जो है इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता, इसमें से इस बार 2 क्वेश्चन बने हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसको हम थोड़ा स्ट्रेटेजिकली करेंगे, ताकि कम टाइम में जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा हम यहां से आउटपुट निकाल सकें। फिर बात करते हैं, फिर वही हम करेंगे, फिर यूनिट 2 में जाएंगे कंप्लीट होने के बाद में, जितने भी निबंधकार हैं, निबंध का क्या इतिहास रहा है, किस तरह से ये बिल्ड हुआ है, और इसके अलावा और कौन से निबंधकार हैं, भारतेंदु युग में और कौन से निबंधकार थे, रामचंद्र शुक्ल के समकालीन कौन थे, ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के समकालीन कौन थे, ये हम देखते देखते, और अभी आधुनिक काल में कौन कौन से निबंधकार हैं जो कि अभी हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो फिर इससे हमें क्या होगा, इससे थोड़ा समझ आ जाएगा, और वो पीवाईक्यू के हिसाब से हम करते चलेंगे तो थोड़ा सा हमें समझ आ जाएगा कि कौन सा जो निबंधकार सिलेबस में है उसके अलावा पढ़ना है, और या फिर जो सिलेबस वाले निबंधकार अगर हम ढंग से पढ़ के जाएं तो इससे भी काम चल सकता है या फिर नहीं, ठीक। फिर उसके बाद इकाई 10 आ जाती है, ठीक, ये हम सेम उसी तरीके से करेंगे। अब देखो इकाई 10 जो है, इसमें से आप अगर देखा जाए तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। अब अगर 2019 वाला 2020 के बाद पैटर्न देखो आप, अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं यहां से। फिर वही 10 यूनिट 2 में शिफ्ट करेंगे, फिर यहां से इसका पूरा इतिहास पढ़ते हुए जाएंगे, और फिर उसके बाद में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, इससे होगा क्या, इससे हुआ ये कि यूनिट 6 7 8 9 और 10, और फिर उसके बाद में यूनिट 2, उस यूनिट 2 का आधा पोर्शन हमने यहां से कंप्लीट कर लिया, जितनी भी थी इतिहास के अंदर से। इससे होगा क्या कि लगभग 50 क्वेश्चन तो हमारे यूनिट 5 जो टोटल है 6 7 8 9 10 उससे, और कम से कम अगर ना करते हुए भी 10 से 12 क्वेश्चन जो है इस सेक्शन से, जो कि हमने यूनिट 2 के इतिहास वाले सेक्शन से पढ़ा है, वो हमारे फंस जाएंगे। तो आराम से ना करते हुए 60-62 क्वेश्चन जो है वो भी यहां से निकलेंगे। आप सोच रहे होंगे अरे यार क्या फालतू की हवा की बातें कर रहा है, नहीं कर रहा हूं हवा में बातें भाई, मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखो आप, ये दिख रहा है 2025 वाला जो है जनवरी वाला, अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे तो आप जानोगे कि यूनिट 2 में से 46 क्वेश्चन आए हैं। हाँ जी, 46 क्वेश्चन, और उसमें से जो मैं आपको बोल रहा हूं ये देखो, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, अन्य गद्य विधाएं, इसमें से जोड़ के देख लो कितने क्वेश्चन और हैं। ये देखो आप 11 14 15 16 17 18 क्वेश्चन तो ये हो गए टोटल। मैं 12 बोल रहा था आपको, सोचो 18 क्वेश्चन है, और कम से कम 50 क्वेश्चन वहां से हो जाएंगे, तो 50 और 12 कितने हो गए ना 60 से 62, सॉरी मैं 12 बोल रहा था, 18 क्वेश्चन है। नाना करते हुए अगर करोगे, अगर 40 और 18 और जोड़ दोगे तो भी 58 क्वेश्चन है भाई साहब। मैं कह रहा हूं वहां से 50 नहीं 40 भी आ जाएंगे ना तो भी 58 क्वेश्चन है। सिर्फ 2 यूनिट, सिर्फ 5 का टेक्स्ट पढ़ लिया और यूनिट दूसरे का आधा कर लिया, तो भी आधा भी नहीं है, आधे से कम नहीं है, तो भी कम से कम 60 क्वेश्चन जो है आपके रेंज में होंगे। और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद में हम जाएंगे यूनिट 2 के बाद हम जाएंगे यूनिट 3 के अंदर, जिसके अंदर बहुत ज्यादा संभावना होती है। 6 क्वेश्चन ये, 6 यहां से आराम से आते हैं, लगभग यही पैटर्न रहता है इसमें। 12 क्वेश्चन यहां से हम उठा के ले जाएंगे, और इस बार भी शायद कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन इन दोनों में से आए हैं। जो दिसंबर 2025 वाला जो हुआ है उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि इकाई 3 हो गया, फिर उसके बाद हम इकाई 1 पे आएंगे। इकाई 1 में जो है वो हम कोशिश करेंगे कि जो बहुत ज्यादा जरूरी है बस वही टॉपिक करेंगे। मैं सिर्फ जून 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसको टारगेट करके बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। हिंदी का भाषिक स्वरूप जो हो गया, ये कौन से हैं, ये वही क्वेश्चन है जहां से
मैंने बोला था कि ये संज्ञा, सर्वनाम, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह जो है वो ये वाले ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अब जैसे ये टॉपिक हम ढंग से करेंगे तो भी ना करते हुए भी हम आराम से यहां से 5 से 6 क्वेश्चन लेके निकल लेंगे। फिर इकाई 4 है। मेरा तो मन यही है कि अगर देखेंगे बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको स्किप भी कर देंगे। क्योंकि मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब हम कहानी करेंगे, ठीक है, अब इसमें कहानी में कौन है, मोहन राकेश है। अब मोहन राकेश जो है वो लिखते हैं, वो किस लिए लिखते हैं, वो उन पे अस्तित्ववाद का क्या रहता है, भयंकर प्रभाव रहता है। तो जब अस्तित्ववाद करेंगे, मोहन राकेश को पढ़ेंगे, नाटक पढ़ेंगे, तो अस्तित्ववाद हम पढ़ लेंगे। तो वहां से हम क्या करेंगे, वहां से हम इसका मतलब किसको पढ़ लिया, हमने सार्त्र को पढ़ लिया। फिर उसके बाद में मोहन राकेश, फिर उसके बाद जैसे कि हम जैनेन्द्र पढ़ेंगे अपना अपना भाग्य में। अब जैनेन्द्र जो हो गया, उनके ऊपर किसका जो प्रभाव है, उनके ऊपर फ्रॉइड का प्रभाव है, गांधी का प्रभाव है। फिर उसके बाद उनके ऊपर सार्त्र का प्रभाव है, तो हम फ्रॉइड भी पढ़ लेंगे, सार्त्र, गांधी सभी पढ़ लेंगे। यही तो है इसके अंदर, और है क्या, गांधी का दर्शन है। फिर उसके बाद प्रेमचंद हम पढ़ेंगे, तो प्रेमचंद में हम क्या पढ़ेंगे, कभी कभी हम उसके अंदर जैसे सदगति कहानी है प्रेमचंद की, अगर हिंदी कहानी के इतिहास में पढ़ेंगे तो पूस की रात है जैसे कि, ठीक है, तो इसमें किसान है, ऋणग्रस्ता की जो हो गया। सदगति में जो है इसमें अम्बेडकरवाद का जो स्वर है वो भयंकर गूंजता है, तो हम अम्बेडकर की जो विचारधारा वहां से पढ़ लेंगे। फिर वहीं जो अगर हम यशपाल को पढ़ेंगे झूठा सच में, तो यशपाल को पढ़ेंगे तो हम किसको करेंगे, हम मार्क्सवाद पढ़ लेंगे यहां से, और मार्क्सवाद पढ़ेंगे तो यहां से मार्क्सवाद की विचारधारा भी हो जाएगी, यशपाल मार्क्सवादी है। रेणु को पढ़ेंगे तो रेणु भी मार्क्सवादी है, तो वहां से हम पढ़ लेंगे। तो लगभग ये तो वहां से कवर हो ही जाएगा, लगभग नाना करते हुए भी हम इसका लगभग 60 से 70% तो मैं आपको कवर करवा दूंगा, साथ के साथ ही जब हमारा पूरा सिलेबस चल रहा होगा उसी के साथ साथ मैं आपका 60-70% कवर करवा दूंगा। इसमें से अगर कोई 4 क्वेश्चन भी बनेंगे, 3 क्वेश्चन भी बनेंगे, या 5 क्वेश्चन भी अगर मान लो अमूमन बनते हैं, तो मैं ये कहता हूं दावे के साथ कि आराम से 2 से 3 क्वेश्चन आप आराम से यहां से निकाल लोगे। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना, इसको हम स्किप करके चलेंगे लगभग तो। और ज्यादा सबसे कम तरजीह देने वाले हम किसको, यूनिट 5 को। इसके टेक्स्ट को हम सबसे कम तरजीह देंगे। क्यों देंगे, क्योंकि आप वो देख सकते हो, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग बहुत है भाई, सिलेबस बड़ा बहुत ज्यादा है और उससे हमें आउटपुट बहुत कम मिलने वाली है। आउटपुट अगर ज्यादा मिलती हो ना तो हम अच्छे से कर भी लें भाई। अब जैसे हम कबीर है, कबीर को देख लेंगे एक बार, यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अब देखो जैसे पिछले 2 साल से बन भी नहीं रही है, वैसे भी देख लो। तो जैसे अब ये जयशंकर प्रसाद है, जयशंकर प्रसाद के ये क्वेश्चन जो है, जयशंकर प्रसाद के जो कामायनी, आंसू वगैरह है, इनसे पढ़ लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। दिसंबर वाले 2025 में इसमें भी आई थी और पिछले हर साल आता ही आता है। तो जो बहुत ज्यादा जरूरी है उसी को पढ़ेंगे और वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा होती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इससे अगर बाई चांस 3 से 4 क्वेश्चन अगर बन जाते हैं, क्योंकि हम जब इतिहास का पढ़ेंगे, यूनिट 2 का पढ़ेंगे ढंग से, ठीक है, तो वहां से लगभग नाना करते हुए भी 2-3 क्वेश्चन जो है वहां से आराम से निकल जाएंगे हमारे। और अगर स्पेसिफाई करके कुछ अगर हम रचनाओं को पढ़ेंगे, जैसे कि अगर जैसे कबीर को हम स्पेसिफाई करके पढ़ रहे हैं, अगर जयशंकर प्रसाद को स्पेसिफाई करके पढ़ रहे हैं, या फिर अगर हम अज्ञे जो है, अज्ञे की भी शायद यहाँ पर होंगी, शायद नीचे है, अज्ञे की जो असाध्य वीणा है वो अगर हम पढ़ रहे हैं, तो उससे होगा क्या, अज्ञे, अच्छा इसमें सॉरी मैं शायद लगाना भूल गया, बहुत बहुत मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इसमें मैं लगाना ही भूल गया इसको। ठीक है, कोई नहीं। अब जैसे कि अज्ञे है, अब जैसे कि अज्ञे हो गए, तो अज्ञे की जैसे कि असाध्य वीणा है, तो वो हम क्या करेंगे, वो हम पढ़ेंगे ढंग से। तो यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो इस बार भी क्वेश्चन असाध्य वीणा से बना था। और कुछ जो ग्रामर है, ग्रामर जब हम करेंगे ढंग से उसमें आपको बताता चलूंगा। जैसे कि इस बार एक क्वेश्चन बना था, एक वाक्य दे दिया और उस वाक्य के अंदर में फिर वो बोलते हैं कि इसमें किस चीज की कमी है, शायद ऐसा कुछ बोला था, उसका आंसर ये था। अच्छा, उसका व्याकरण क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि इसमें ये जो क्वेश्चन है वो इस तरह से टैकल हो सकते हैं। तो जो मिसलेनियस जो क्वेश्चन आएंगे 10 से 15 मैं पहले ही बोल चुका हूं, उसकी मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी लगभग 85 से 90 के आसपास जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम इस तरह से टैकल करेंगे कि लगभग इसमें से 70 से 75 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप डायरेक्ट आराम से हैंडल कर सकते हो, और बचे हुए कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन जो होंगे
10 से 15 क्वेश्चन जो होंगे वो हम इस तरह से एक टेक्निक अपनाएंगे कि ना करते हुए इसके अंदर से 50% क्वेश्चन भी आराम से हम लेके चल सकें। ठीक है, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो और पूरा सिलेबस ढंग से करते हो, तो स्ट्रेटेजिकली हमारे साथ चलते हो, जिस तरह से मैंने कहा है कि आप ढंग से रिवीजन करो उस तरह से, तो मैं लगभग दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका नेट आराम से निकल जाएगा। और अगर थोड़ी सी मेहनत पेपर 1 पे कर लोगे तो जेआरएफ भी आपके हाथ में होगा। इतना जितना मैं कह रहा हूं सिर्फ उतना पढ़ने से कह रहा हूं मैं, सिर्फ उतना पढ़ने से और पेपर 1 थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेने से जेआरएफ बिल्कुल ही आपकी गिरफ्त में होगा, आराम से आप निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी तरह से हम इसको कवर करेंगे। बस यही मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। तो फिर वही एनलाइट एकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर फिर आप वीडियो पूरी देख चुके हैं तो भाई मैं आपसे सिर्फ इतना ही आग्रह करता